जिसमें जो सबसे पहला या पॉलिसी कह सकते हो इसको कि भाई कुछ पॉलिसी है, इसी पॉलिसी पर चलना होगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आया था यूरो थर्ड। ठीक है, यूरो थर्ड ना, जैसे क्या है, कुछ नीतियों की बात कर रहे हैं। अब ये सब जो हम पढ़ेंगे ये क्या है, एक मानक है। ठीक है, एक मापदंड है। या फिर एक मेजरमेंट कह लो, जो समझना है समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या है देखिएगा, एक नाम दिया गया यूरो थर्ड। ठीक है, अब यूरो थर्ड में कहा गया कि जो भी गाड़ियों के लिए पेट्रोल बनाया जा रहा है या तो डीजल बनाया जा रहा है। ठीक है, इस पेट्रोल और डीजल में एक चीज मिलाया जाता है, क्या, गंधक, यानी कि सल्फर। ठीक है, इस सल्फर की मात्रा 350 ppm किसमें होनी चाहिए, पेट्रोल में। डीजल में होनी चाहिए, उल्टा लिख दिएगा, सही था शायद, 350 ppm और यहां पे 150 ppm। काहे डाउट लग रहा है हमको, गलती तो नहीं लिख रहे, सही है ना, 350। हाँ, पार्टिकल पर पार्टिकुलेट पर मॉलिक्यूल। हाँ ठीक है, चलिए, अब ये मात्रा है, किसकी मात्रा है, उल्टा लिखा है ना, तब कह रहे हैं तो लोग सुनिए नहीं रहा। चलिए, डीजल क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट देता है। चलिए समझिएगा ये है क्या, तो ये जो है मात्रा है, किसकी मात्रा है, गंधक की, सल्फर की। सल्फर जो है पेट्रोल में इतना डेटा में होना चाहिए। अब ये पीपीएम क्या है, तो आपके सल्फर को डालने का एक यूनिट है जिसको कहते हैं पार्टिकल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि एक छोटे से जगह में, जैसे आपका एक जल का अणु हो गया, उस जल के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में कितना गंधक होना चाहिए, ये उसका डेटा होता है। ये याद रहे ना रहे, बस खाली इतना याद रखिएगा कि पेट्रोल में 150, डीजल में 350, ये फिक्स कर दिया गया, जिसको नाम दिया गया क्या, यूरो थर्ड। ठीक है, इसके बाद जो आया दूसरा, उसका नाम है यूरो सेकेंड। अब ये उल्टा क्यों चल रहा है, इसके पीछे मत जाइएगा कि यूरो थर्ड के बाद यूरो सेकेंड क्यों आया। अब यूरो जो सेकेंड आया, इसमें क्या किया गया, सेम कहानी कि पेट्रोल और डीजल में गंधक की मात्रा को और कम किया गया। इसका डेटा नहीं है, ठीक है, इसका डेटा बराबर नहीं है अपने पास। तो सिंपल सा कि पेट्रोल और डीजल को जो गंधक डाला जा रहा था, जो सल्फर डाला जा रहा था, इसमें क्या किया गया, और कम किया गया। इसी यूरो सेकेंड को भारत स्टेज सेकेंड भी कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं BS2 या BS सेकेंड। अब इसके बाद क्या आया, फिर आया आपका, अच्छा इस BS2 के बारे में याद रखिएगा कि BS2 जो है अपने इंडिया में लागू नहीं है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, सिंपल सा एक तरीका बताया गया कि अभी जो आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे अभी अपने पास जो गाड़ी अवेलेबल है ना, वो कौन सी मॉडल है, BS4 है। ठीक है, अब BS4 है, इसके बाद आएगा BS4, वो बात करेंगे हम लोग। तो BS4 में क्या किया गया सर, इस सल्फर की मात्रा को और कम किया गया। अच्छा, जब सल्फर की मात्रा कम कर रहे हैं तो वो गाड़ियां जो पहले थी, वो गाड़ियां आज नहीं चल पाएंगी, और आज अगर चलेंगी तो उनके इंजन से बहुत ज्यादा वेस्ट आएगा। इसीलिए पुरानी गाड़ियों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब सोचो कि जो पुरानी गाड़ियां थी ना, उनमें जो था पुराना पेट्रोल पुराना डीजल चलेगा। जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जैसे BS3 आ गया, BS4 आ गया, अब इनमें नया वाला ही पेट्रोल चलेगा, पुराना वाला पेट्रोल नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इनके इंजन को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि इनके इंजन में जो पेट्रोल डाला जाएगा उसमें कम से कम सल्फर भी रहेगा ना, तो वो उस पेट्रोल को अच्छे तरीके से जला पाएंगे। ठीक है, तो ये BS3, BS4, यूरो सेकेंड, यूरो थर्ड, ये कुछ विशेष है नहीं, बस खाली क्या याद रखना है कि सर ये एक मानक है
जिसमें पेट्रोल और डीजल में सल्फर डालने की मात्रा को फिक्स कर दिया गया कि इसमें इतना सल्फर रहेगा। ठीक है, अब उसी के हिसाब से गाड़ियां भी बनाई जाने लगी, जिसके हिसाब से क्या गाड़ियों का नाम दिया गया BS2, BS3, BS4। तो 2 अभी इंडिया में चल नहीं रहा। इंडिया में 2 तरह की गाड़ियां मिलती हैं, कौन कौन सी? तो BS3 और BS4, ये दोनों गाड़ियां मिलती हैं अपने पास। ठीक है, अब BS4 जो है ये नियम कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा अप्रैल 2017, ये अप्रैल 2017 से अपने इंडिया में लागू है BS4। बस इसी तरीके से, बस खाली मेन आपका एक जगह पे याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक अधिनियम रह जाता है वायु प्रदूषण में। एक अधिनियम है वायु प्रदूषण निरोध एवं, क्या नाम है जी पूरा बताओ? नियंत्रण केंद्र अधिनियम, सॉरी, नियंत्रण अधिनियम। ये कब आया था? 1981 में। अब ये है क्या सर? एक एक्ट बना दिया गया। ठीक है, कब बनाया गया एक्ट? 1981 में। इसमें क्या किया गया? तो वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम उठाए जा सकते हैं उन सारे के सारे नियमों को इस अधिनियम के अंतर्गत रख दिया गया। जैसे हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा हुआ है कि सर गाड़ियां पुरानी जो है उनको क्या करना है? बंद कर देना है। वो नियम इसी के अंतर्गत है, मतलब इसी के अंडर में वो नियम भी है। पेट्रोल या डीजल में कितना सल्फर होना चाहिए, वो नियम भी इसी के अंडर में आ रहा है। ठीक है, यानी कि वायु के प्रदूषण को, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कड़ा नियम है उन सबको किसमें डाल दिया गया? एक अधिनियम में, एक एक्ट में। और कब लागू किया गया? 1981 में। ठीक है, 6 साल बाद ना, 6 वर्ष बाद इसमें संशोधन किया गया। संशोधन समझते हो कि सर कोई नियम कानून बना हुआ है और अगर उसमें हम कुछ या तो नियम हटाते हैं या तो कुछ नियम जोड़ते हैं, जिसको कहते हैं अमेंडेंट या अमेंडमेंट बोलते हैं। अमेंडमेंट, ठीक है, या तो कुछ जोड़ देना या तो वहां से कोई नियम जो लगा हुआ है जो गलत है उसको हटा देना, उसी को कहते हैं संशोधन करना। तो क्या हुआ कि 6 साल बाद, यानी कि 6 साल बाद कब हो जाएगा? 1987 में क्या किया गया कि इसमें ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया। नहीं सही है? चलिए, तो इसमें क्या किया गया? ध्वनि प्रदूषण को शामिल किया गया और कहा गया ये बात कि ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। ठीक है, तो ये यहां से कई बार सवाल आया है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम के अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जहां पर ये सवाल आया है हमेशा प्रदूषण वाले से कि ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। ये नियम कब लागू किया गया? ठीक है, तो याद रखिए 1987 में। ठीक है, चलो अब हमने क्या खत्म कर लिया? अपना वायु प्रदूषण। अब आता है आपका ध्वनि। हाँ बोलिए ना। इधर से ही होगा। इधर से ही है? हाँ। इतना मिस्टेक है जी। क्या हो गया? अब एकरा में क्या है? अब ठीक है ना? चलो ये सब देखते रह जाना तुम लोग। चलिए, अच्छा ध्वनि प्रदूषण का मतलब बताओ कोई? नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये दिमाग में बैठ रहा है कि सर ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण क्यों है? कहने को तो कह दिया। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ध्वनि प्रदूषण। इतना परफेक्ट एग्जाम्पल दिया अपना वो। हाँ जी बताइए। ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, क्या इस बात से सहमत है सभी लोग? चलिए अपने सहमति का कारण बताइएगा जरा। क्योंकि हम लोग कोई भी ध्वनि सुनते हैं तो माध्यम उसका वायु ही बनता है। चलिए, माध्यम उसका वायु ही बनता है, तो क्यों ये प्रदूषण है? ठीक है, वायु के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है, तो प्रदूषण कैसे?
बाकी लोग अपना कारण बताइए। क्योंकि सर हम लोग को 20,000 से 20,000 अटैच बोलिए। लिमिट से ज्यादा हो जाता है। क्या लिमिट से ज्यादा हो जाता है? ध्वनि कब? सर उसकी आवृत्ति। आवृत्ति, हालांकि याद रखिएगा ध्वनि की फ्रीक्वेंसी जरूर होती है, लेकिन जब मेजरमेंट करना होता है तो फ्रीक्वेंसी में नाप करके किसी और चीज में नापा जाता है, और आई थिंक वो डेसिबल होता है। तो हम एवरेज डेटा बताएं। हाँ ठीक है, चलेगा। हमने कहा कुछ गलत तो नहीं कहा आपको। हमने क्या बोला? ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन मेजरमेंट जब हमको करना होता है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हर चीज को मापने का एक अपना मात्रक होता है, एक अपना यूनिट होता है। अब जैसे लंबाई जो है, लंबाई हम लोग तो किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स यूनिट बनाया गया ना, कि जहां भी आपको बताना होगा क्या बताओगे? मीटर में बताओगे। ये होता है बस उसी तरीके से। तो भाई ध्वनि को, साउंड को फ्रीक्वेंसी में माप सकते हैं, बिल्कुल माप सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन जब इसका मेजरमेंट करना होता है तो इसको मापते हैं डेसिबल में, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सबसे पहला वर्ड आना चाहिए हमारा डेसिबल, कि सर इतना डेसिबल से ज्यादा, इतना डेसिबल से कम। बस समझे? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। खत्म हो गई थी आपकी बात? अच्छा, हम कब कहेंगे कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? पहले सवाल आप लोग से खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। बताइए, वायु प्रदूषण कब हो रहा था? इतना तो पता है। उसके पीछे का कारण क्या था ये भी हमें पता है, ठीक है। तो जैसे हमने वायु प्रदूषण को खत्म किया, उसी हिसाब से ध्वनि प्रदूषण को चलेंगे लेकर के। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करें कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, फिर दूसरा देखेंगे कारण कि ये ध्वनि प्रदूषण क्यों हो रहा है, ठीक है। और तीसरा देखेंगे इसके नुकसान। जैसे वायु प्रदूषण के नुकसान थे सर, बहुत सारे नुकसान थे, उसी तरीके से जो ध्वनि के प्रदूषक हैं, उन प्रदूषकों से हमारे वायु में या हम पर क्या इफेक्ट आ रहा है वो बातें बताइए। ध्वनि प्रदूषण चलो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कितना, कब कहेंगे कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? क्या अभी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम लोग बातें कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। कब होगा? हल्ला करेंगे तब। अभी बोला ना कि एक मात्रक मानक लेकर के चलेंगे। अच्छा, कितना हर्ट्ज से ज्यादा? 20,000 के बीच। से कम नहीं सुन रहा है, 20,000 से चलिए समझते हैं जरा ध्वनि प्रदूषण को। देखो बाबू, क्या है कि ध्वनि प्रदूषण एक प्रकार का वायु प्रदूषण है, या तो हमेशा कहें कि वायु प्रदूषण का भाग है। रीजन क्या होता है कि ये जो ध्वनि है, इस ध्वनि को एक स्थान पर कहीं पर बजाया जाता है, या तो एक स्थान पर कहीं ना कहीं से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम एक स्थान पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये ध्वनि आप तक पहुंच रही है, तो आप तक पहुंचने के लिए एक स्थान से ध्वनि को दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या होता है? एक माध्यम होता है, और वो माध्यम क्या है? वो वायु है। और यदि ध्वनि की तीव्रता बहुत ज्यादा हुई, ध्वनि का स्पीड अगर बहुत ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं इस वायु में हम तक पहुंचेगा ये, ठीक है। और हम तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि हमें नुकसान हो जाए, या फिर और भी जीव जंतु हैं। आप, दीपावली का समय आ गया, ठीक है, नॉर्मली हम लोग पटाखे फोड़ देते हैं, गली मोहल्ले में किसी ना किसी गली मोहल्ले में गाय भैंस मिल जाती है। क्या वो पटाखा फोड़ने से गैया एकदम मस्त नाचने लगती है? नाचती तो है, लेकिन परेशानी में, ठीक है, खुशी में नहीं, परेशानी में। यानी कि वो ध्वनि आपके लिए तो उत्सुकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं क्या है? कमी है, वो डर जाती है इस वजह से, ठीक है। तो उसके लिए क्या वो ध्वनि प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? आज जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? सर, जिस माध्यम में मिलेगा ध्वनि वहीं पे ना होगा। किस माध्यम में मिल रहा है? वायु में मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या है? भाग है किसका? वायु प्रदूषण का, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि सर इस ध्वनि प्रदूषण को मापते, या ध्वनि को मापते कैसे हैं, मेजर कैसे किया जाता है इसको? तो याद रखिए किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल में। इसको शॉर्ट में हम डीबी लिखते हैं, डेसिबल, ठीक है। यानी कि मेजरमेंट हमारे पास क्या है? डेसिबल। अब एक तरीका अगर हम लेके चलें
जैसे एक बंद कमरा जहां पे कोई नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो यही क्लासरूम बंद है, सब लोग एकदम शांत हैं, उसके बावजूद यहाँ पे कोई हरकत भी नहीं कर रहा है, उसके बावजूद इस कमरे का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा 20 से 25 डेसिबल का, ठीक है। एक बंद कमरे के अंदर जो ध्वनि का स्पीड होता है, जो साउंड का स्पीड होता है, वो क्या होता है 20 से 25 डेसिबल, ठीक है। जब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, अब झगड़ा करते हैं तो क्या करते हैं सर, आवाज बहुत ज्यादा तेज निकालते हैं, यानी कि मैक्सिमम साउंड के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। तो झगड़ा ना लिख करके ऐसा लिखे वार्तालाप, लेकिन अच्छा वाला वार्तालाप नहीं, ठीक है। जब वार्तालाप चल रहा है, ABC मतलब चलो, हाँ लड़ाई से संबंधित है, तो जहां पे लोग तेज तेज बात कर रहे हैं, लगभग वहां पे 55 डेसिबल होता है। सुनो बस, वार्तालाप हो रहा है, जहां पे तेज वाली वार्तालाप की बात कर रहे हैं, झगड़ा जो झंझट होता है ना, उसमें लगभग 55 डेसिबल के आसपास है। एक स्कूल की बात कर ले, जहां पे शांति बहुत ज्यादा होती है, हालांकि हम शांति रहने नहीं देते। हॉस्पिटल की बात कर ले, नॉर्मली हॉस्पिटल में भी क्या होता है, शांत माहौल होता है, ठीक है, लेकिन पेशेंट हैं तो वो लोग भी बातचीत कुछ कर रहे हैं, तो फिर भी वहां का जो होता है करीबन 45 से 55 डेसिबल के आसपास होता है, ठीक है। चौराहा समझते हो, जैसे रोड पे कहीं चौराहा पे जाते हैं तो अक्सर चौराहा पे क्या लगा रहता है, जाम या गाड़ियां रहती है, या फिर ऐसा कहें कि वाहन, यानी कि जहां भी वाहन एक जगह पे इकट्ठा हो रखे हैं, जाम लगा हुआ है, सारे लोग लगभग हॉर्न बजा रहे होते हैं आगे पीछे कर करके, तो वहां का जो ध्वनि होगा लगभग 70 से 80 डेसिबल होगा, ठीक है। एक जेट प्लेन, यहां से सवाल बना है, जेट प्लेन से सवाल बना हुआ है, 2 साल पहले आया था, ये ऑब्जेक्टिव में आया था कि जेट प्लेन जब उड़ान भरती है, यानी कि जेट प्लेन का जब लॉन्चिंग होता है, उस समय उसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, स्पीड कितना होता है, याद रखिएगा 150 डेसिबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुछ और याद रखिए या ना रखिए, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह पे तो डेटा फिक्स नहीं मिलता है, लेकिन ये रॉकेट वाला डेटा क्या एकदम फिक्स है कि जब भी उड़ेगा रॉकेट उतनी ही आवाज के साथ उड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी आप मूवी वगैरह में देखिएगा ना कि आपका ये क्या होता है, जो रॉकेट चलाने वाले होते हैं, जो पायलट होते हैं, उनके सिर पर एक हेडफोन लगा रहता है, क्या लगता है वो गाना सुन रहे हैं, नहीं, वो अपने कान को बचा रहे हैं, कान के पर्दे फट जाएंगे उनके, समझे। अब जब आगे वो रॉकेट को लेकर के ऊपर जाते जाते चले जाएंगे तो फिर मेन इंजन जो सॉर्ट आउट किया जाता है रॉकेट से, रॉकेट में कहीं ना कहीं बहुत सारा पार्टीशन करके भेजा जाता है, एक आपका सिर हो गया, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब क्या करते हैं, जैसे ये इसको ऊपर ले जाने के लिए पार्टीशन वाइज लेके जाते हैं, सबसे पहला ये वाला इंजन एक्टिवेटेड है, इस वाले इंजन से बहुत ज्यादा आग फेंका, आवाज किया, ये ऊपर गया, ऊपर जाते 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 जब इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको सॉर्ट आउट करके हटा दिया जाएगा, ठीक है, फिर और आगे जाएगा, फिर और अलग कर दिया जाएगा, इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं इसका आवाज क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, तब वो अपने जो भी अपना हेडफोन यूज कर रहे हैं उसको निकाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली सारे लोग हेडफोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वहां जिस पार्ट में वो रह करके गाड़ी मतलब वो रॉकेट जो चला रहे हैं, वहां उस एरिया में साउंड का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, कान का पर्दा तुरंत फट जाएगा, हेगरा में तो तुरंत फटेगा, समझ में आ गया, इसमें तुरंत फट जाएगा। डीजे में कान का पर्दा फटने का चांस है, तो यहाँ तो हमने 150 कह दिया, डीजे का लगभग होता है 90, और अगर खूब उसके नजदीक चले जाओगे तो लगभग 100 डेसिबल के आसपास होगा डीजे का साउंड, वो भी अगर मैक्सिमम स्पीड में बजा रहा हो तो वहां पर आपका कान का पर्दा फट सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जब रॉकेट की लॉन्चिंग होती है तो उस समय लगभग 150 डेसिबल होता है। चलो, क्या क्या बात किया हमने कि सर मापते कैसे हैं डेसिबल में, ठीक है, वो तो हमने एक एग्जांपल देख लिया, एक तरीका समझ लिया। तीसरा, सर हम कब कहेंगे कि ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है,
कब कहेंगे कि ध्वनि जो है हमारी प्रदूषित रूप से आ रही है, मतलब कि आवश्यकता से अधिक तीव्रता है, जितनी हमें जरूरत है उससे कहीं ज्यादा उसमें साउंड है, वो हमारे लिए सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेगी, वो प्रदूषण करेगी, पॉल्यूशन करेगी। कब कहेंगे, कितनी तीव्रता, कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी? तो लगभग याद रखिएगा 80 डेसिबल या ज्यादा, या तो 80 डेसिबल कह लीजिए या उससे ज्यादा कह लीजिए। अगर इससे ज्यादा तीव्रता स्पीड है, दैट मींस कि वो क्या कहलाएगा, आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, अब यहीं पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम कि भाई जो लाउड स्पीकर होते हैं या नॉर्मली डीजे, ठीक है, हम तो मस्त होते हैं एकदम, वो में गाना भी सेलेक्ट करवाते हैं हम लोग, है ना, बाकी सभी लोग ऐसा काम करते हैं। तो यहां पे जो साउंड है इसका लगभग 90 डेसिबल से 100 डेसिबल के आसपास होता है, और ये एक प्रकार का क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, क्या ध्वनि प्रदूषण को, अच्छा इससे भी पहले हम बात करते हैं कि सर इससे नुकसान है क्या, कुछ क्या इसका नुकसान है, बताओ। ध्वनि प्रदूषण से क्या नुकसान है? वायु प्रदूषण से नुकसान देखा था, वैसे ही ध्वनि प्रदूषण से क्या नुकसान है, बताओ। यह तो समझ में नहीं आ रहा है कि इससे नुकसान कौन सी है। गाना बज ही रहा है, ठीक ठाक है सब कुछ, नुकसान कहाँ है? कान का पर्दा फट जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अनिद्रा। ठीक है भाई, आप डीजे बजा रहे हो हैं, और में तो एक से एक गाना भी है, समझिए रहे हो, चलो गाना बजवा दिए, आपको मजा आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आसपास का 10 गो घर वाला क्या होगा, उसको नींद आएगा? नहीं आएगा। क्या उसका समस्या है ये ध्वनि प्रदूषण का? बिल्कुल। दूसरा, कि कहीं ऐसे जगह पे जाकर के आप डीजे बजा रहे, मान लो यहीं बाहर डीजे हम बजा रहे हैं बहुत तेज साउंड में, अब बगल में एक दादाजी हैं 90 साल के, समझ रहे हो क्या हो सकता है? हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है सर, हार्ट बीट इफेक्ट में आता है। ठीक है, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, हृदय स्पंदन। ये बतियाओ नहीं, जब पूछते हैं तो गरीब मत बताओ कुछ। हृदय स्पंदन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कमजोर दिल वाले को दिल का दौरा पड़ जाएगा। हंसने की बात नहीं है बाबू, हकीकत है। कमजोर दिल वाले इन द सेंस जिनकी दिल की धड़कने मतलब अनियंत्रित हो जाती हैं। ठीक है, अब कल ही की बात ले लो, कल क्या हुआ कि हम पीछे रूम में बैठे हुए थे, फर्स्ट ईयर का जो कुछ ज्यादा से लोग बच्चा आता है, सब 8-9 को सब बच्चा है, और उसमें से एक लड़की मस्त अपना हाथ पैर धो करके, सब ग्रुपे में थी, सब लोग आगे, वो पीछे पीछे आ रही थी, तो वो हाथ पैर धो गई तो ऐसे ऐसे चल रही है। ठीक है, ये अपना पैरवा लेटाए नहीं, चप्पल इधर कहीं खोली होगी। हम क्या हुआ ना कि खाली बस इतने उससे पूछ, खड़ा हुए हम, और सब लोग आ गया जी, और लगा कि छड़ा गई, डरा गई वो उतने से। ठीक है, अब आ करके चुपचाप, क्या हो गया जी? सर हम ऐसे चल रहे थे, आप बोल दिए हम डरा गए की बार। अब बताओ तो कमजोरी दिल है? करी सर ऐसे ऐसे चलते तो कोई दिक्कत नहीं था, हम एक तो ऐसे चल रहे हैं, कोई आ गया, वो अपने में मगन थी, धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रही थी। हम उसवाली टोके कि सब लोग आ गया जी, अब उस उतने में डरा गया कि गिर जाएगी उन्हें। तो कमजोर दिल का मतलब ये नहीं कि कमजोर है शरीर से, नहीं, वो धड़कनें कभी भी किसी की बढ़ सकती है। ठीक है, चलो और क्या हो सकता है? टिम्पैनी की झिल्ली याद है क्या? बिल्कुल, बहुत सारा नाम है इसका, ईयर ड्रम, कान का पर्दा, जो भी कह लो, इस पर भी क्या आता है, नुकसान आता है। ठीक है, इफेक्ट आता है इन पर भी। अच्छा, वो में देखो सबकी अपनी अपनी ध्वनि सुनने की क्षमता भी होती है। अब जैसे देखिएगा अक्सर कि शादी विवाह में या कहीं भी अगर डीजे बज रहा है, तो डीजे बज रहा है तो कोई ये जरूरी नहीं है कि सारे अपने ही लोग हैं वहां पर, या छोटा छोटा बच्चा सब डीजे हुआ में घुसल रहता है।
वो कहीं का आनंद मिलता है पता नहीं चलता है ध्वनि प्रदूषण पड़ रहे हैं फिर भी कर रहे हैं वही काम। चलो इसके साथ एक और चीज ऐड कर सकते हैं क्या? कितना 3 पॉइंट हुआ ना, चौथा पॉइंट। हाँ हम लोग बात कर रहे थे उसका लगभग डेसिबल कितना होता है? लगभग वही 45-50 के आसपास होगा। प्रदूषण कहाँ से हुआ? हाँ प्रदूषण कहाँ से हुआ? अच्छा, प्रदूषण कहाँ से हुआ? चलिए आपकी बात माने, ठीक है। अब आगे कुछ डिस्कस करें इसी पर। ध्वनि कभी खत्म नहीं होता है, असल में ध्वनि कभी खत्म नहीं होता है। कुछ देर पहले आपने कहा था ध्वनि क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कभी नष्ट नहीं होती है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? घुल जाती है आपके वायु में, यूं ही रह जाती है। आप चाहो, आप या फिर कोई भी अगर उस पर काम करे, उस प्रोजेक्ट पर काम करे, हालांकि इस प्रोजेक्ट पर बहुत पहले से काम चल रहा है कि इस वायु में ध्वनि है, बिल्कुल है, हम इसको सुन सकते हैं। अभी हमने बोल दिया ना, हमारी आवाज यहीं पे घुल मिल करके रह गई है। हम चाहें तो कोई एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो इस वायु में घुले हुए साउंड को वापस निकाल सकती है, ठीक है। तो चाहे वो ध्वनि 40 डेसिबल का ही क्यों ना हो, है तो यहीं पे इस वायु में ही है ना। चल अगला क्या लिखा है सर? श्वसन दर बढ़ जाएगा। जब भी हम डर जाते हैं उस समय क्या हो जाता है? हमारा हार्ट बीट के साथ साथ सांस लेने का स्पीड भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसके पीछे का कारण हमें समझ में आ गया, क्या क्या कारण है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या है। तो सीधा सीधा बार बार क्या, लाउड स्पीकर, सीधा लिखते हैं क्या? डीजे। डीजे के अलावा, डीजे के अलावा उद्योग, ठीक है। उद्योग कहने का मतलब से जो फैक्ट्रियां वगैरह हैं, उसमें भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनमें मशीन वगैरह है, बहुत ज्यादा तेज साउंड करते हैं। और बोलो, वाहन, ईयरबड्स। हाँ, ईयरबड्स का नुकसान है। ईयरबड्स हो गया, डेसिबल तो बहुत कम है, लेकिन कनवा में लगाने के बाद जितना साउंड आवाज आता है वो ज्यादा डेसिबल हो जाएगा। उसे साउंड निकलता कहाँ है? इतना भी नहीं निकलता है कि हम ऐसे अगर हाथ में लिए हुए तो वो आवाज किसी और को सुनाई भी दे दे, इतना भी नहीं होता है, लेकिन कान में तो सुनाई देता है, ठीक है। अच्छा, पता है साउंड बहुत अच्छे से ट्रेवल करती है। आपने कभी साउंड को ट्रेवल करा के देखा है? नहीं। लाइट तो ट्रेवल कराया आपने, अब कहोगे सर कैसे कराया? लेजर लाइट या फिर नॉर्मली टॉर्च वगैरह हम लोग जला के रात वगैरह में खिलवाड़ करते हुए देखे हैं कि यहाँ से, अच्छा अपना छत से फलनिया के छत पर टॉर्च चल जाता है ना, इतना किए हुए, ठीक है। लेजर लाइट का भी इस्तेमाल किए हुए, तो वहां से भी समझ में आता है कि चलो सर लाइट ट्रेवल कर रही है, प्रकाश जो है दूरी तय कर रही है, चलो ठीक है। क्या साउंड को दूरी तय करवाया आपने? नहीं करवाया। ठीक है। ये पान के दुकान पे जाइएगा, पान के दुकान पे जो जर्दा वाला डब्बा होता है ना, वो मांग लीजिएगा दूगो, ठीक है। दोनों तरफ करके बीच में क्या लगा दीजिए? धागा लगा दीजिए, और धागा को थोड़ा भिंजा दीजिएगा, धागा को थोड़ा भिंजा दीजिएगा, और बाद बतियाइएगा। हाँ, जो भी है, मतलब साउंड ट्रेवल करता है, एक ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है, घर में आपका पाइप होगा पानी वाला, ठीक है। बोलना छोड़िए ना, उसमें आपका जो ईयरबड है या जो गाना बजने वाला जो भी आपका ईयरफोन है, जो भी है, एक साइड में उसको लगा दीजिए ईयरबड को या ईयरफोन को, और दूसरे साइड में सुनिए, उतना ही तेज आवाज में सुनाई देगा। शौक लग रहा है? करके देखना, पॉसिबल है। ईयरबड को लगा दीजिएगा एक साइड में, क्यों ना आपका पाइप 50 फीट का ही क्यों ना हो, एक साइड में ईयरफोन लगा दीजिए, गाना बजा दीजिए उस ईयरफोन में, और दूसरे साइड में पाइप को सटा करके सुनिएगा, साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। चलो अब आगे, सर वाहन से भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। टेलीविजन, आपको सर टेलीविजन से कहाँ होता है? अरे साउंड बढ़ाएंगे तो टेलीविजन से भी होगा ना, ठीक है। यानी कि ये सब कुछ कारण है या कुछ कारक हैं जिनसे कहीं ना कहीं क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। अब अरे हाँ, वायु प्रदूषण होता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला, मफलिंग मैटर या मफलिंग पदार्थ बोलते हैं। पता है मफलिंग पदार्थ क्या होते हैं या मफलिंग मैटर्स क्या होते हैं जिनको हम कह रहे हैं मफलिंग?
जिनके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, ध्वनि अवशोषक पदार्थ, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो ध्वनि को अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर सोख लेगा, कैप्चर कर लेगा। जो हेडफोन इस्तेमाल कर रहे थे जो पायलट, उनका जो ये कान में लगा हुआ था ना, वो एक प्रकार का मफलिंग पदार्थ था। वो ध्वनि को अपने तक आने नहीं देगा, और आएगा तो वो खुद क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एक एग्जांपल बताते हैं, देखो एक घर, एक और घर या कमरा समझ लो कि सर 2 कमरा है। ये कमरा बना हुआ है ईंट से, यानी कि नॉर्मली सर मकान किससे बनते हैं? ईंट से ही बनते हैं। एक मकान या इस कमरे की बात करें, ये बना हुआ है कांच का, ठीक है। दोनों में क्या कर दिया हमने? साउंड बॉक्स लगा दिया, ठीक है, और दोनों में सेम साउंड में बजा दिया। दोनों के बाहर आप खड़े हो गए, यहां दोनों जगह पे कहां का साउंड बाहर आएगा, कहां का साउंड बाहर नहीं आएगा? ईंट वाले का बाहर आएगा। कारण क्या है कि सर ईंट जो है, कहीं ना कहीं जो ईंट को हमने जोड़ जोड़ के बनाया है, उस ईंट के बीच में दरारें हैं, उन दरारों से होकर के साउंड क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कांच बाहर आने नहीं देगा, क्योंकि ये फुल प्रूफ हो जाएगा, एकदम एयर टाइट रूम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, साउंड को रोकते हैं, ऐसे पदार्थ जो ध्वनि को दूरी तय नहीं करने देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? मफलिंग मैटर या मफलिंग पदार्थ बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ये मफलिंग पदार्थ क्या है सर? वो पदार्थ, वो मैटर जो ध्वनि को दूरी तय करने से रोकते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं मफलिंग पदार्थ, ठीक है। कभी स्टूडियो गए हो? स्टूडियो जहां पे गाना की रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती है, कभी नहीं गए? चलो, जब जाओगे ना तो वहां पे देखना कुछ फोम लगे होते हैं। फोम समझते हो? फोम, स्पंज, ठीक है। वहां पे जो स्पंज लगे होते हैं कुछ इस तरीके के लगे होते हैं। अब जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे, ये कॉर्नर शेप रहते हैं, ठीक है। और जब रूम को तैयार किया जाता है, अगर मुझे इस रूम को साउंड प्रूफ बनाना होगा तो सबसे पहले मुझे एक एक लीकेज को बंद करना होगा। एक एक लीकेज मतलब जहां से वायु आ सकती है। क्यों? क्योंकि वायु अगर आई मतलब ध्वनि को लेकर आएगी। इस रूम का वायु कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर निकला मतलब यहां का ध्वनि बाहर चला जाएगा। क्योंकि आप पहले ही बताया ना कि ध्वनि को दूरी तय करने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम कौन है? वायु है। अगर हमने बाहर के वायु को बाहर रोक लिया, अंदर के वायु को अंदर रोक लिया, तो ना ही अंदर की आवाज बाहर जा पाएगी, ना ही बाहर की आवाज अंदर आ पाएगी। और ऐसा अगर कर लिया तो जिस पदार्थों से आप करोगे, जिस मैटर का इस्तेमाल करोगे, वो मैटर क्या कहलाएगा? आपका मफलिंग पदार्थ कहलाएगा। स्टूडियो में जाओगे ना तो स्टूडियो में जाने के बाद देखोगे कि स्टूडियो को जब तैयार किया जाता है, पहले तो वही मकान है, ठीक है। जैसे मान लो कि इतना बड़ा रूम है, वो पिलर से भी ऐसे दीवार लगा हुआ है, ये इतना बड़ा रूम है, इसको हमको एयर टाइट बनाना है या फिर साउंड प्रूफ बनाना है। कैसे बनाएंगे साउंड प्रूफ? या आप कभी भी किसी का ऑनलाइन क्लास देखते हो, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग की क्लासेस अलग है, क्योंकि साउंड प्रूफ नहीं है हम लोग की क्लासेस, इसलिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड साउंड भी आता है। किसी दूसरे टीचर का अगर आप ऑनलाइन क्लास देखोगे तो उनका स्टूडियो सेटअप है, यानी कि एकदम साउंड प्रूफ रूम है। उनमें उनके आवाज के पीछे कोई भी आवाज नहीं आएगा, ठीक है। यही कैमरा, यही माइक, सब कुछ यही है, लेकिन थोड़ी सी भी आवाज नहीं आएगी। रीजन कि सर वो एयर टाइट